तो देखिए, कुरुक्षेत्र में आइए अब बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के अंदर जो अपनी नई टीम दी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, अब इसका पूरे देश के अंदर क्या मैसेज जा रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ही शासित राज्यों के अंदर, और 2024 को लेकर के बीजेपी ने अपनी तरफ से क्या सोच सामने रखी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने ही हुए लगातार, और भारतीय जनता पार्टी से नए मेहमान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज भजन लाल शर्मा जी का नाम वसुंधरा राजे जी ने एक पर्ची से पढ़ करके बताया। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वालों ने ये कहा कि वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज आज बता रही थी कि शायद वो कुछ उदास भी थी। आज राजनाथ सिंह को एयरपोर्ट पर रिसीव करने वो गई थी, फिर काफ़ी देर तक उनकी राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात जो है वो चली थी होटल के अंदर, और फिर वहाँ से वो पार्टी के कार्यालय पहुँचे थे। जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी कि इस नाम का प्रस्ताव आप ही को रखना है, और उसके बाद सब लोग राजभवन गए। राजभवन जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया। वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। राजस्थान की तीनों चेहरों को जो चुना गया है उसमें बिल्कुल साफ है। जाति को साधा गया है, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया है, साथ ही एक राजपूत और एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस लिहाज से अगर कोई संकट था कि कोई कास्ट मैट्रिक को सही रखना है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में के बाद चयन में करके दिखा दिया, सीएम और डिप्टी सीएम के। अब सवाल इतना है कि ये जो टीम तैयार हुई है, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को डिलीवर कर पाएगी या डिलीवर नहीं कर पाएगी। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। जफर साहब, स्वागत है आपका। देखिए, आज तो हम पहला सवाल बीजेपी वालों से यही पूछ रहे हैं, भाई क्या सौगंध उठाई थी कि भाई मीडिया को गलत साबित करना है? वो नाम जहां दूर दूर तक जिसकी चर्चा नहीं थी, वो आज मुख्यमंत्री उनके नाम की घोषणा हुई है। अब तो आपको इस बात का यकीन हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कुछ लीक नहीं होता है। ये वो सब पार्टियां नहीं जहां पर जो भी डिसीजन जो भी होना है वो पहले बाहर होता, बाद में अंदर आके चर्चा होती है। यहाँ चर्चा अंदर होती है, डिसीजन अंदर होता है, बाहर में जाके उसकी चर्चा की जाती है। और देखिए, जो डिसीजन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा, और ख़ासकर जो हमारे जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज हैं, उन्होंने जो अपने विधायक दल ने जो चुना है, उसका सीधा जो चयन करने की जो उनकी प्रक्रिया थी, उसमें एक ही था मात्र, संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हो, युवा चेहरा हो, बहुत एनर्जेटिक हो, काम करने वाला हो, जिसको संगठन के बारे में मालूम हो, ज़मीन तक जो है अपने पार्टी के और सरकार के काम को जो वेलफेयर स्कीम को धरातल तक ले जाने में कामयाब हुआ हो, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। और पार्टी ने और विधायक दलों ने ऐसे लोगों को मौका दिया है। मुझे लगता है कि इस पूरे फैसले के लिए धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, हमारी सीनियर लीडरशिप को, कि उन्होंने यहाँ पर बड़ा छोटा कोई नहीं, हर लोग बराबर है, इस चीज़ को उन्होंने बताया। हर पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई भी पद पे हो। पद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दायित्व है, जब तक पद पे है निभाना है, नहीं तो वो एक कार्यकर्ता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, सब बराबर। योग्यता और एनर्जी की बात आप जफर इस्लाम साहब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि वो काम करने वाला हो। जितने भी बड़े बड़े चेहरे रेस में चल रहे थे, क्या उनमें से कोई योग्य नहीं लगा, कोई काम करने वाला नहीं लगा? देखिए ना, ये फैसला तो विधायक दल पे दे दिया गया था ना। विधायकों ने अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, विधायक नहीं दे दिया गया था। नहीं, देखिए, हर विधायक से अकेले में बात चर्चा की गई। जो हमारे 3 लीडर्स गए थे यहाँ से, उन्होंने चर्चा की, क्लोज डोर मीटिंग की, और सबकी मन की बात सुनी। मन के बाद अगर उसके बाद चयन हुआ है, तो विधायक दल के मन को सुन के और ऐसे लोगों को चुना गया है जो सबके सर्वसम्मति से बनेंगे, और जो इनमें क्षमता होगी कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन तक ले जाएंगे, और जो गारंटी की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको पहले फुर्सत में पूरा करेंगे। और किसी में क्षमता नजर नहीं आ रही है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आज इनको आपने साइडलाइन कर दिया, उनमें क्षमता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि क्षमता तो हमारे यहाँ बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लंबे बेंच स्ट्रेंथ है, बहुत एक्सपीरियंस का जो जखीरा है हमारे यहाँ। लेकिन विधायक दलों ने अगर चुना है तो उसको ही सहमति मिलनी चाहिए। नाम लेकर के राजनाथ सिंह जी, विनोद तावड़े जी, सरोज पांडे जी गए थे। उस नाम की पर्ची को वसुंधरा जी के हाथ में दे दिया गया था। उन्होंने वो पर्ची पढ़ करके नाम अनाउंस कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको मैं हकीकत बताऊं कि देखिए, जितने भी विधायक चुन के आए हैं, सबके मन की बात आदरणीय जो रक्षा मंत्री जी हैं और उनके साथ जो विनोद तावड़े जी और सरोज पांडे जी, दोनों ने सुनी और कहीं ना कहीं उनसे चर्चा की। और जो चर्चा के बाद एक कोई नाम उभर के आया होगा, उससे वसुंधरा राजे से भी चर्चा की होगी, और सीनियर लीडर जो हैं उनसे भी की होगी, और सबके सर्वसम्मति से
जो नाम उभर के आया उसकी उसकी घोषणा, चूंकि वो सीनियर लीडर रही हैं, वहाँ के पहले से मुख्यमंत्री रहे भी हैं, उनका वो दायित्व था, उनका अधिकार क्षेत्र था कि वो एक announce खबर हम करें। देते हैं, देखिए शपथ कब होगी राजस्थान में, 15 डेट तारीख को। सामने आ गई है 15 दिसंबर। हाँ। 15 दिसंबर को, आज 12 तारीख है, तो यानी कि आज से 2 दिन के बाद 15 दिसंबर को राजस्थान में भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे और उनके साथ उनके डिप्टी सीएम हो सकता है और कोई मंत्री भी शपथ ले। तो अब तो सवाल इतना रह गया है कि इनकी सरकार कैसी होगी, कैबिनेट कैसी होगी। 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण का समारोह होगा, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसा जफर साहब आप कह रहे थे कि सभी विधायकों की राय ली गई है, तो एक विधायक को 3-4 मिनट समय तो दिया गया होगा ना एक राय लेने में। नहीं देखिए, उस हिसाब से देखें तो कम से कम 6 से 7 घंटे का समय, उतनी देर तो राजनाथ जी रुके भी नहीं वहाँ पे। नहीं आप आपसे अगर ये बात पूछा जाए कि सिर्फ आपको पहले से जानकारी हो कि आपसे क्या पूछा जाएगा और एक नाम सोच के आना, खाली वो नाम बताना है, तो उसके लिए कितना समय चाहिए? 10 सेकंड भी नहीं चाहिए कि मुझे एक नाम चाहिए। छोड़िए, चलिए इस बात को, जफर साहब अपनी लाइन तो हिलेंगे नहीं। तो समय के सीमा को देखते हुए लोगों को अपने मन की बात सिर्फ कहनी आप चाहिए। जैसे वर्कर को जब आप देखते हैं, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, ऐसे नाम मुख्यमंत्री के लिए दिए हमारे नेतृत्व ने, आप जैसा कार्यकर्ता पार्टी का, उसके अंदर क्या भावना आती है? बहुत उत्साह बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, ये यकीन होता है कि आज यहाँ जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो कल पद पे होगा और कल पे जो बैठा हुआ कार्यकर्ता यहाँ पे होगा। देखिए, मैंने एक बात कहना है जो पार्टी में देखा गया है, हमारे पार्टी के अंदर में अक्सर जब बड़े प्रोग्राम होते हैं और बड़े लीडर्स बैठते हैं, तो एक बात मैंने बहुत पहले सुनी थी और आज उसको और कई बार सुना है। जो पहली बार सुनी थी तो उसका मुझे समझ में आया नहीं था, अब इस चीज़ को मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा था जो ये लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग वहाँ बैठे हैं, अंतर इतना है कि आज हमें कोई दायित्व दिया गया है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं। कल हो सकता है कि वहाँ के जो लोग बैठे हों, जो इस मंच पे नहीं बैठे लेकिन बाहर बैठे हैं पब्लिक में, वो यहाँ पर बैठे हो और मैं शायद वहाँ बैठा हूँ। इस जो उम्मीद से हर लोग आते हैं और यही उनकी जो कोशिश होती है कि जब तक ठीक है दायित्व मिला उसको निभाना है, बाद में और कोई भी बन सकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास उठा के देखिए, यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको चांस मिला है। अब जरा आने वाले चुनाव की बात करें। विधानसभा के चुनाव तो हो गए और राज्यों को नई कमान भी मिल गई है। 2024 के इन लोकसभा चुनावों के लिहाज से देखें तो ये सभी वो राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 100%। 25 की 25 राजस्थान में जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीती सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, तो 65 में से 63 सीटें जीती हुई हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने। अब उन्हीं तीनों राज्यों के अंदर जो नई लीडरशिप दी गई है उसका कितना रोल होगा लोकसभा चुनाव के अंदर, और क्या ये सारी बातें भी फैक्टर इन की गई होंगी? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है, और चूंकि सैयद जफर इस्लाम जी पार्टी के प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पर उस तरह से उनको डिफेंड करना है, लेकिन शायद ये कहने में भी ऐतराज अब नहीं होना चाहिए भाजपा के नेताओं को, और बोलना चाहिए, क्योंकि अगली लड़ाई उनकी यही है। जब विपक्ष उन पर हमला करेगा तो बार बार कहेगा जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते हो, ओबीसी कितने हैं, राहुल गांधी तो कैबिनेट सेक्रेटरी गिनाने लगेंगे। तो उनको बताना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ ओबीसी नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको हमने सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी है। आप लोगों के यहां ओबीसी को भी मिलता था तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के नेताओं को मिलता है। नरेंद्र मोदी इस धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से भाजपा कार्यकर्ता है उसको लगता है कि हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। और ये कितनी बड़ी ताकत होती है आप इसका अनुमान लगाइए। हो सकता है कि जफर इस्लाम भाई अभी सिर्फ टीवी पर है इसलिए उन्होंने कह दिया हो कि हमारा उत्साह है, लेकिन सचमुच कार्यकर्ताओं को उत्साह हुआ होगा। नेताओं का तो मुश्किल बढ़ी है, क्योंकि जो स्थापित नेता उनका तो संकट है ना भाई, बरसों से वो चाहते थे कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। अब जैसे वसुंधरा जी की तो जो शक्ल थी वो बता रही थी कि वो कितने बड़े शौक में हैं, उनके लिए संकट एक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, चलो ठीक है, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुझे लगता है ये संकट है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये जरूर देखना है कि इस नए समीकरण से जनता के बीच में विश्वास जाएगा, लेकिन जो पार्टी के भीतर मुश्किलें होंगी उसको वो कैसे मैनेज करेंगे, मुझे लगता है वो बड़ी चुनौती। ये वसुंधरा जी शौक वाली बात इन्होंने नहीं की, केवल संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ वो भी ये कह रहे थे। मैं भी उनके साथ भी था। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये आपका ऐसा अनुमान हो सकता है, हकीकत में तो ये है कि वसुंधरा जी ने खुद भी यही सुझाव दिया उनके नाम का, और बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि वो उदास थी, मायूस थी, बल्कि उनमें जो ऊर्जा दिख रही थी उन्होंने अच्छे से नाम भी खुशी की कोई वजह बताइए आप। नहीं, खुशी की वजह देखिए ये वजह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपको ये समझना पड़ेगा कि पद कोई परमानेंट नहीं है,
और जैसा कह रहे थे अभी वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ पर हर रिप्रेजेंटेशन सबको मिलेगा, सब वर्ग के लोगों को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, प्लस दायित्व के तौर पे देखा जाता है। कल आपसे वो दायित्व हटा दिया। अब देखिए, आप हमारे कृषि मंत्री थे, वहाँ भी स्पीकर होके गए, वो दायित्व वहाँ निभाएंगे अच्छे से, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ना कभी उन्होंने कभी इसका जिक्र किया। यही बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी और बाकी दीगर शिवराज पार्टियों सिंह में। चौहान का आज का स्टेटमेंट है, मैं आपको बयान सुनवा भी सकता हूं। मैं उन्होंने कहा, जानता मैं हूं। दिल्ली नहीं जाऊंगा और कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं, देखिए- लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। देखिए, थोड़ा वो भावुक हो गए होंगे। ये हो सकता है कि ये आपने जब ठीक कहा। नहीं भावुक होकर उन्होंने कुछ बात की, लेकिन उनका पूरा जो आप जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने इसी वक्त भावुकता को तो मोहन समझना यादव जी था, को जफर इस्लाम साहब, जो इतनी देर से हम लोग आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो यही तो है कि आप इग्नोर कर गए क्या उन लोगों के इमोशंस को, उन लोगों के नहीं, काम बिल्कुल करने नहीं। के जज्बे को? नहीं। अब खुलकर आ तो रहा है बाहर। अरे भाई, आप किसी नौकरी में भी रहते हैं और जब उस पद पर छोड़ के जाते हैं दूसरी जगह, तो आपके आंसू तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, इसलिए कि आप लोगों के साथ काम किया है। वो तो इमोशंस है, लेकिन क्या वो एस्पिरेशन है? वो एस्पिरेशन नहीं है, वो इमोशन है। इमोशन और एस्पिरेशन में फर्क समझिए। एस्पिरेशन सबका होता है कि सर्व करना, पार्टी का कोई भी दायित्व मिलेगा उसमें सर्व करेंगे। अब इमोशन मतलब संजीव जी समझा दे, इमोशन वसुंधरा अलग जी चीज की है। उदासी का और कोई शिवराज- उदास नहीं, शिवराज गलत जी बात के- है, कोई शिवराज उदास जी के नहीं। आंसुओं का कोई उदास नहीं था। इनका संजीव जी, भाई, आपके पिछले शो में तो बीजेपी प्रवक्ता ने कह दिया सिर्फ एक चींटी को ही परेशानी हुई थी उससे, जो पांडवों ने महल बनाया था। तो एक बार तो भाई चींटी से तुलना हो ही चुकी है। मैं तो तब भी ये कहना चाह रहा था कि एक बात जो इसमें फायदा है, नुकसान भी मैंने गिना है, जो फायदा है कि ये जो नई टीम है, कम से कम वो किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित नहीं है, कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं है उनके बारे में। तो एक क्लीन स्लेट से बिगनिंग करने के उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके भी लाभ है। और बाकी जो जफर भाई मेरे बहुत पुराने मित्र, क्या बहुत ही नजदीक से संबंध है मेरे, तो अब इनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं? इनको कहां से वसुंधरा में ऊर्जा और एनर्जी दिख रही थी। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी वो चश्मा मिले जिससे जफर भाई दुनिया देख रहे हैं आज, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भावुकता इन्हें शिवराज में दिखी, वो कहीं ना कहीं भावुकता मुझे जफर इस्लाम साहब में भी दिख रही है। कितना भावुक होके, कितना अच्छी तरह से एक बिल्कुल सतयुग सा माहौल बना के, एक गोल्डन एज गुप्ता मौर्य एम्पायर की सब कुछ इतना अच्छा है, सब लोग इतने हैप्पी हैं, बिल्कुल राम राज्य आ ही गया है। मैं इससे कतई ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि जिस चेहरे पर वोट मिल रहे हैं देश में, वो मोदी का चेहरा है। मोदी को प्रयोग करने की स्वतंत्रता है पूरी तरह से, और वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्वतंत्रता है उनकी प्रयोग करने की, जो वो प्रयोग कर रहे हैं उस पर टिप्पणी करने की हमारी भी उतनी स्वतंत्रता है। और भावुक चेहरों को समझने पड़ने की जफर भाई की भी उतनी स्वतंत्रता है। तो अब भाई कोई कह रहा है मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये तो इमोशन है। और जो उन्होंने हार पहना दिया मोहन यादव को, वो एस्पिरेशन, मतलब बहुत अच्छे वर्ड प्ले है, शब्दों का इस्तेमाल, चयन बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, राजनीति में लोग यही सही सब बात है अगर सर। कभी अब उल्टा सवाल पड़ ये गया कि ना, जो शिवराज सिंह यादव ने कहा, वसुंधरा जी तो आमतौर पर ऐसे नहीं मीडिया से बात करती हैं, वो थोड़े और सरल व्यक्ति हैं, तो वो बात कर लेते हैं, अपनी बात पहुंचा देते हैं। अब शिवराज जी कह रहे हैं मैं दिल्ली मर जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं अपने लिए। तो आप एमपी में रह के क्या कीजिएगा और इस वक्त क्या कर पाएंगे? सौरभ, चुनावी नतीजों के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान जो कुछ भी कर रहे हैं या जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं, बीजेपी संगठन उसको बिल्कुल भी अच्छे रूप में नहीं ले रहा है, और वो कड़ी लगातार जारी है। आज की तस्वीरों को देखें और आज के बयान को देखें, जैसे उन बेटियों के साथ मिलना, बेटियों बहनों के साथ मिलना और उनके बीच में आंसू निकालना, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज तो यही है ना कि प्रदेश की बेटियों और बहनों को ये मैसेज दिया जाए कि हमारे साथ अन्याय हो गया, पार्टी संगठन इसे कैसे अच्छे रूप में ले सकती है। उस तरह की बात को कहना है कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, बीजेपी का जो सांगठनिक ढांचा है वहाँ पर ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। और इस तरह के बयान दे देकर शिवराज सिंह चौहान अपने लिए राजनीतिक तौर पर और मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ एक ही योजना को लेकर चुनावी नतीजों के बाद ये कहना शुरू कर दिया था, उसको भी पार्टी ने बहुत ख़राब तरीके से लिया था
कि ये तो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और जब इस तरह का भाव हो, इस तरह का मैसेज हो, मैसेज कन्वे भी किया गया शिवराज सिंह चौहान को, उसके बावजूद अगर आप उसी लाइन पर चल रहे हैं तो ये राजनीतिक तौर पर उनके लिए मुसीबत वाली बात हो सकती है। सफर जी, ये आपको नुकसान तो नहीं कर जाएगा? जिस इमोशन का अमली जामा, जिस बयान को आप पहना रहे हैं, ये इमोशन ऐसा तो नहीं कि 24 में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दें? देखिए 24 में जो अभी आपने जिक्र किया कि 63 सीट थी 65 में इन तीनों राज्यों के बारे में, वो 2 सीटें जो रह गई थी ना, वो इस नए टीम ने लाना है 65 की 65। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी नई ऊर्जा के साथ ये जो टीम और जो ऊपर में प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप है, उनकी अगुवाई में पूरा हमने इलेक्शन लड़ा है। हर इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है वो आपके सामने है। जो उनकी पॉपुलैरिटी रेट है, जो उनका अप्रूवल रेट है, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, रिसेप्टिवनेस है उनकी बात का, वो आपको भी अंदाज़ है। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है, सुप्रीम लीडर जो हमारा, जिसकी बात लोगों के दिल में पहुँचती है और लोग उनको उसी तरह से लेते हैं जैसा वो चाहते हैं। तो इस बात का सबको अंदाज़ा है। अब ये दायित्व ये भी समझना, सब समझते हैं कि आज जीत जो है, उस जीत का सबसे बड़ा हकदार कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनकी वजह से, और उन्होंने बराबर संगठन को बड़ा किया है, संगठन को फैलाने का काम किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम कह तो सकते हैं, और हम देखते भी हैं, दुनिया कहती है। ये काम कब हुआ है? 2014 के बाद ही हुआ है। आज हर जगह जीत का जो सेहरा हमें मिल रहा है, वो किसकी अगुवाई में, किसकी लीडरशिप पे हमने लड़ाई की है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तो इस बात को कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि ये जीत के लिए उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए बाकी बातें जो है वो कभी कभी कोई बातें जो कहने में, उनके जो प्रेजेंट करने में तरीके में हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी। हकीकत में हर कोई इस बात का ये है, अंदाज़ा है, और इस बात की सहमति सबके दिल में है कि जीत का सेहरा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से है। और इसलिए किसी को भी उनको दायित्व है, किसी को भी दायित्व दिया जा सकता है। ये बात के हर लोगों ने मान कर रखा। जाहिर है कुछ बड़े लीडर होते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि हर बार हमें समय मिला जाए, लेकिन आप अगर उनका ही इतिहास देखिए, 18 साल कोई मुख्यमंत्री रहे, ये कोई कम नहीं है। किसी भी स्टेट में देखिए 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रहे। तो ऐसे में दूसरे को भी मौका देना चाहिए, नई लीडरशिप को उभारना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए। जाहिर है लोग काम इतने साल से करें, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज ये पार्टी इतना और संगठन इतना बड़ा हो गया, ऐसे में सबको मौका मिलता है तो लोगों की उम्मीद बढ़ती है, लोग और जो कमिटमेंट एमपी में शिवराज सिंह चौहान, उनका केस बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। 18 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं, और अपने दम पर उन्होंने कम से कम आप ये तो कह सकते हैं ना भाई, 2008 का चुनाव था, 2013 का चुनाव था, इन 2 जीत का सेहरा तो आप शिवराज सिंह चौहान को देंगे। और उसके बाद क्या आपको लगता है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान से सत्ता का हस्तांतरण किया गया आगे मोहन यादव को, वो कुछ फेयर था? वो दिल्ली नहीं आए, उनकी मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुई, पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ नहीं हुई, जो हुआ वो भोपाल में ही हुआ। क्या उनकी विदाई और बेहतर हो सकती थी? मैं विदाई शब्द इस्तेमाल करूँ कि मुख्यमंत्री तो नहीं है अब। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा, कम से कम मैं जब उस पूरे घटनाक्रम को देखता हूँ, 2018 में शिवराज सिंह जी की विदाई रमन सिंह और वसुंधरा की तरह तय थी। शिवराज सिंह जी की सरकार नहीं आ पाई थी, और उसको अगर ध्यान से देखें तो वो सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने की वजह से हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर खड़ी थी जहां उसे तय करना था कि ये जो हम चूक गए सरकार बनाने से, चूंकि आमने सामने की फाइट है, 2 ही राजनीतिक दल हैं, तो कोई तो एक हमको एक्स फैक्टर, कोई बज क्रिएट करना पड़ेगा जहां हम इससे जाएं। वहां संगठन बहुत मजबूत है, संघ बहुत अच्छा काम करता है, शिवराज सिंह चौहान का काम बहुत अच्छा रहा, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी की है। उसके बाद उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। मेरा ये मानना है कि उनको बीच में कई बार अफवाह उड़ी, कई बार चर्चा चली, उसके बावजूद प्रधानमंत्री से जब वो मिलने आए तो 2 बार कम से कम उनको भरोसा दिलाया गया कि आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी 2023 तक नहीं जाएगी। मुझे लगता है अभी शिवराज सिंह जी को भी तय करना चाहिए, और किसी भी पार्टी में नेता कितना भी बड़ा हो जाए उसको ये तय करना चाहिए कि अब इसके आगे हमारी भूमिका समय कैसे तय कर रहा है, हमारी पार्टी कैसे तय कर रही। अगर पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो ये कहने लगे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अब किसी और की आवश्यकता है, मुझे लगता है सम्मानजनक विदाई है, अब इसको असम्मानजनक दिखे ये शिवराज सिंह चौहान को नहीं करना चाहिए। 64 वर्ष की उम्र है, शानदार राजनीतिक करियर है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति के नेता हैं, केंद्रीय भूमिका उनकी प्रतीक्षा कर रही है, अब उन्हें मध्य प्रदेश का मोह छोड़ना चाहिए। और वसुंधरा जी को, उनके लिए उनकी विदाई आपको उचित लगी?
नहीं, मुझे लगता है कि वसुंधरा जी की विदाई तो उसी दिन तय हो गई थी जब वो 2018 का चुनाव उस तरह से हार गई थी, और उसके बाद 5 साल तक वो एक तरह से कहें कि जिसकी उम्मीद की जाती थी कि इतनी ताकतवर नेता है लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ती। और मतलब ठीक है, ये हम लोग कह नहीं सकते कि उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि अगर वो वसुंधरा जी होती तो शायद वो जो सरकार गिरने गिराने का था वो कुछ दूसरा मामला होता। जो सचिन पायलट ने रिवोल्ट किया तो कहा जाता था कि इधर से कुछ समर्थन मिल जाता था। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह की नेता है, बिना संदेह राजस्थान की सबसे बड़ी भाजपा की और ताकतवर नेता है, लेकिन वहां से आगे जाना तो बहुत जरूरी था। वसुंधरा जी अपनी शक्ति पर कभी नहीं ले आ पाई, और सोचिए 24 की इतनी कठिन लड़ाई में अगर वही मना स्थिति बनी रहती तो क्या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए वो मुश्किल नहीं होती? तो उसका जवाब है होती। कांग्रेस उस मना स्थिति से गुजरकर अपनी दुर्दशा देख चुकी। अच्छा, वसुंधरा राजे आज जिस तरीके से देवेंद्र रिएक्ट कर रही थी, उनके हाथ में पर्ची थी, पर्ची को बार बार खोलकर देख रही थी और उसके बाद नाम का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या रीड कर पा रहे थे? क्या वो संतुष्ट थी या फिर ये शांति तूफान आने से पहले की शांति? और वसुंधरा राजे जितनी सीजन पॉलिटिशियन हैं, और दिल्ली में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उसके बाद अपने को लेके उनके मन में कोई भ्रम नहीं रह गया था। वो भ्रम एकदम से दूर हो चुका था, और जिसका नतीजा था कि पार्टी ने जो निर्देश दिया, आपने देखा कि राजस्थान जाने के बाद उन्होंने उसका बखूबी पालन किया। कोई शक्ति प्रदर्शन या ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। चुनाव से पहले भी उनको ये संकेत मिल ही रहा था कि पार्टी आपसे अतिरिक्त सोच रही है। चुनाव के दरमियान जब ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत ज़्यादा एक तरह से निष्क्रियता का आवरण ओढ़ रही हैं, तब उनको ये मैसेज ज़रूर दिया गया था कि जब भी मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होगा तो उसमें सभी नाम होंगे, उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं कर दिया गया। मतलब आपके नाम को अभी ही काट दिया गया हो, ऐसा नहीं है। पार्टी जब विचार करेगी तो सारे फैक्टर्स पे विचार करेगी, सारे लोगों पे विचार करेगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। और उस लिहाज से वसुंधरा राजे सिंधिया ने फिर सक्रियता दिखाई। लेकिन अब आगे के लिहाज से देखें तो उनके लिए बहुत पॉलिटिक्स बाकी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के लिए ज़रूर पॉलिटिक्स बाकी है, लेकिन जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो उनके लिए मुसीबत है। और जो पिछला 3.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें जफर साहब का भी बहुत रोल था, क्योंकि सिंधिया जी को तोड़ के लाने में मध्यस्थता यही निभा रहे थे। तो उस लिहाज से ये कम्युनिकेट उनको कर सकते हैं कि भाई 3.5 साल तो अतिरिक्त दिया गया आपको, अब कम से कम पार्टी की लाइन पे चलिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो हमको वो बता ही सकते हैं कि उनका भी नाम बड़ा चला था। हाँ। क्या हुआ, एक ये सारी बातें हम एक ब्रेक के बाद करेंगे। अब सवाल यह है कि इस नई टीम को क्या संदेश है, इस टीम की क्या चुनौतियां हैं, 2024 को लेकर के क्या सोच दिखाई देती है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की इन कोशिशों में जो आपने पिछले 3 दिनों में देखी हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए कुरुक्षेत्र। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। अब जरा आने वाले बड़े चुनाव के लिहाज से इन चुनावों के अंदर जो जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में लीडरशिप दी है, उसका एक एनालिसिस करते हैं। हम ये सब जानते हैं कि विपक्ष की इस बार के चुनाव के लिए अगर कोई सबसे बड़ी उम्मीद, कोई मुद्दा है तो वो है जातिगत जनगणना, ओबीसी का मुद्दा। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को, एक ओबीसी को, एक सवर्ण को, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, आप देखें राजपूत को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया, तो संदेश बड़ा साफ है कि हमारे लिए सभी समाज, सभी वर्ग जो हैं वो उतने ही प्रिय हैं और उतने ही हमारे हैं जितना कोई और है। मैं राहुल गांधी की लेकिन एक बात करना चाहता हूं, जफर साहब हमारे बीच में। आज उनसे कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री भी ओबीसी था, ओबीसी हटाकर ओबीसी की जगह आप एक ओबीसी और दे दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर वही बात उन्होंने दोहराई कि सिस्टम में कितने ओबीसी हैं, वही सेक्रेटरी में से 90 में से 3 केवल ओबीसी हैं। तो उन्होंने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा है, जाति के मुद्दे पर 24 तक आपको लेकर जाएंगे। जफर साहब देखिए, राहुल गांधी जी पूरे तौर से जो उन्होंने जो काम करने की कोशिश की थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की थी, वो पराजित हो गए हैं। रिजल्ट बताता है कि उनके बात का लोगों के जहन में कोई असर नहीं है। लोग ये देखना चाहते हैं कि उनके लिए सरकार क्या काम करती है और सरकार किसके हित का ध्यान रखती है। तो ये सामने है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमने एक आम नागरिक को, एक जो बोलते हैं कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता है, उसके दामन को थाम के उसको मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल में किया है। जहाँ जहाँ हमारी स्टेट की सरकार रही, हमारे ने डबल वेलफेयर स्कीम चली, स्टेट की वेलफेयर स्कीम, सेंट्रल की वेलफेयर स्कीम, और जब धरातल पे आए तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत बेहतर हो गई। जिनके पास, तो ये सब देखते हैं, जिनके पास घर नहीं था छत उसको मिलने लगा, जिनके पास
गैस स्टोव नहीं था, गैस स्टोव मिलने लगा, जिनका जल से नल नहीं आता था उसको नल से जल आने लगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए था वो होने लगा, जो अब तक सिर्फ पेपर में और लोग या बड़े बड़े लीडर कहते थे, वो ज़मीन पे और घर तक पहुंचाने का काम हमारी पार्टी ने किया। इसलिए राहुल गांधी जो समाज को विभाजित करने वाला काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, करप्शन करने को छुपाने के लिए इस तरह के जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो पूरे तौर से पराजित हो चुका है। इनके सारे दावपेच जो बोलते हैं कि स्टंट, वो बैकफायर करने लगे हैं। अब जनता ने मन बना लिया है बिल्कुल साफ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उससे भी ज्यादा, जैसे 2014 से 2019 और 2019 से 2024 में। क्या आप समझते हैं कि इन चेहरों ने जो हमने पिछले 3 दिनों में देखे हैं, विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की, जाति की राजनीति की हवा निकाल दी है? देवेंद्र पहले। बिल्कुल सौरभ, कम से कम 2 राज्यों में तो बहुत तगड़ा मैसेज दिया बीजेपी ने, ट्राइबल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यादव ओबीसी तो पहले भी थे, लेकिन यादव ओबीसी देके उसमें एक बड़ा नैरेटिव जरूर सेट किया गया। लेकिन 2024 के लिहाज से अगर देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी के हैं और उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी में क्या, देश की पॉलिटिक्स में भी कौन है, तो जब वो चेहरा सामने है, उस चेहरे से कांग्रेस पार्टी को मुकाबला करना है, तो राहुल गांधी चाहे जितनी भी बातें कर लें, ये उसी प्रकार से है कि राफेल को लेकर जैसे आरोप लगाए जाते थे, आप 2024 के नतीजों के बाद आप ऐसी स्थिति देखेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ओबीसी के मामले में कहने को इतना कुछ है जिस पे वो कहीं भी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो वो नहीं टिकती। सांसद उनके पास ज़्यादा, विधायक उनके पास ज़्यादा, एमएलसी उनके पास ज़्यादा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्होंने बनाया, बहुत लंबी फहरिस्त है। और मैंने इसलिए कही क्योंकि राहुल गांधी इसी मुद्दे पर काम है। आपने जो बात कही उन्होंने खुद कह दिया आज कि मोदी जी खुद ओबीसी हैं, लेकिन फिर भी वो ये बताएं ना उनकी सरकार में कितने ओबीसी हैं। सरकार जब वो कहते हैं तो फिर वो केवल सरकारी तंत्र को सरकार मानते हैं। और उसमें सौरभ आप देखें जो फैक्चुअल पोजीशन है, तो वो तो फैक्चुअल पोजीशन यही बताता है कि पहले के जो सेक्रेटरीज के जब जैसे वो बात करते हैं, तब जो सिलेक्शन हुआ, तब जो प्रमोशन हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्हीं का प्रमोशन होते होते अब यहाँ तक पहुँचता है, तो वो बात तो फैक्चुअली तौर पे सही है नहीं। लेकिन बड़ा कौन, बड़ा देश का प्रधानमंत्री। 2024 का चुनाव क्या होगा, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, और वहाँ पर बीजेपी ने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने ये किया नहीं, तो वो नैरेटिव मुझे लगता है ग्राउंड पे ज़्यादा इफेक्टिव वे में जाएगा बनिस्बत इसके कि सरकारी अधिकारियों और सेक्रेटरीज को लेकर जो आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या जो नरेशन करने की कोशिश की जाती है। हर्षवर्धन जी, जो जातियों में बांटकर डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी, खासकर बीजेपी के वोट बैंक को, इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनना, डिप्टी सीएम को चुनना, एक कास्ट इक्वेशन को सेट करना, क्या बीजेपी ने पहले से ही अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है? देखिए प्राची जी, एक बात मैं कहूँ और थोड़ा संदर्भ के साथ इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अभी तो राहुल गांधी जी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सब उनसे डर के कर रही है। मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, लोधी पटेल थी। 2004 में बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया। बाबूलाल गौर हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारा जो मूल जिला है प्रतापगढ़, वहां के यादव हैं मूलतः, उनको बनाया। वो नहीं बना पाए, उस चला पाए सरकार, उसका शिवराज जी को बनाया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पर पहले से काम करती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से स्थापित करते हैं, इस बात को अच्छे से कहते हैं, और कोई भी जो सामान्य समझ का व्यक्ति होगा वो जानता है कि आप प्रतिनिधित्व कैसे दे सकते हैं। आप सीधे सेक्रेटरी थोड़ी ना बदल देंगे, ये तो सामान्य, जिसकी सामान्य समझ है वो जानता है कि भाई कोई चुना जाता है, एक प्रक्रिया होती है, 10 साल 15 साल लगते हैं, फिर वो सीनियर आईएएस बनता है। लेकिन क्या आपने अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता, महासचिव, अलग अलग जगह पर जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, एमएलसी उसमें दिया है? उसका जवाब यह है, भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं टिकती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जितना ये चिल्लाएंगे उतना नुकसान उनकी पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम कह नहीं पाती, क्योंकि भाजपा का संकट है कि वो जातिवादी बात बोल नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी कहेंगे तो उसके जवाब में ये सब सामने आएगा। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये नेता जब 2024 में जाकर अलग अलग जगह पर बात करेंगे तो सामने उनको दिखेगा कि ये मुख्यमंत्री है, ये उप मुख्यमंत्री है, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन मशीनरी होती है वो काम भी करती है। देखिए, छोटी सी मिसाल दे रहे हैं, फर्क इतना है राहुल गांधी जी का असर और प्रधानमंत्री जी के बातों का असर। जैसे आम और इमली में होता है, आम जो है जायके के साथ, शौक के साथ लोग पसंद करते हैं, और इमली है थोड़ा ही से खा सकते हो तो नहीं वोट मिलता उनको। वही फर्क है जो, और आप देखिए पूरी दुनिया जो किसको चाहती है, प्रधानमंत्री को जी को चाहती है। इमली दांत खट्टा कर देती है, लेकिन हाँ, तो वो खट्टा दांत उन्हीं का होता है ना, जो खाने वाले का, तो इसलिए उनको वोट भी नहीं मिलता है। अब उनका दिल भी खट्टा हो गया इस पर इस हार के बाद,
जो इतना उछल रहे थे कि जीतेंगे, लेकिन देखिए जनता ने लेकिन उनको एक बात तो मानेंगे ना जफर जी, आप लोग भले ही कहते रहिए कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं। देखिए हमने बराबर से यही कोशिश की, और आज से जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे, ये पार्टी के रीति रिवाज में रहा है कि हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है, और इसीलिए हमने बराबर, हमारे सरकार की कोशिश रही, हमारे पार्टी की कोशिश रही है कि सबका साथ सबका विकास, और ये सामने दिखता है आज हमारे सरकार के काम काज में भी, और जो पार्टी जब किसी चीज़ का चयन करती है उसमें भी दिखता है। हमें वो जो राहुल गांधी जी जो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, अब उससे लोग भटकने वाले नहीं, अब उनसे तो सवाल करने वाले हैं, भाई साहू जी के पास घर में 350 करोड़ अभी भी गिनती चालू, पैसा कहाँ से आया? आखिर ये क्या करप्शन के स्लीपर सेल जो सब जगह खोल के रखा है कांग्रेस पार्टी ने, उसकी जवाबदेही राहुल गांधी नहीं देंगे? चिप्पी क्यों लगा के रखे? क्यों घमंडी अलायंस के पार्टनर मना कर दिया उन्होंने तो कि हमें नहीं मालूम, वो खुद जवाब देंगे आपको। अरे उसका क्यों कांग्रेस नहीं से क्या मालूम लेना भाई? देना? पैसा जब माल आ रहा है तो ले रहे हैं। आप पूरा देखिए, कर्नाटक से पूरा पैसा जो है वो तेलंगाना में गया, और आप देखिए अब 800 करोड़ एक हफ्ते में पकड़ा है, उसमें 780 करोड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर के घर से पकड़ा है। तो ये क्या सब दर्शाता है कि ये अब सिर्फ करप्शन में ही मुलविस है, और करप्शन के बारे में चुप रहते हैं। देश की जनता चाहती है करप्शन फ्री देश हो, और प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो रखी है उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जनता का पूरा साथ, और साथ साथ विश्वास और आशीर्वाद भी है। इसलिए 2024 में जनता पूरे तौर से प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देगी। इन 3 स्टेट्स में भी जो बची 2 सीटें थी वो तो मिल ही जाएंगी, लेकिन पूरे देश के अगर इसमें देखें तो पूरे देश पैन इंडिया बेसिस पे इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस, 2019 में 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस, 2024 में 19 से बेहतर परफॉर्मेंस, और बहुत बड़े मात्रा से जीत के एक अच्छी सरकार। देखिए इस वक्त तो नैरेटिव वॉर में कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ रही है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को अगर आप देख लें, धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपया बरामद होना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब उसे जितना पीछा छुड़ाएं, लेकिन ये तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बार बार उनको राज्यसभा भेजा गया, उनका कनेक्शन गांधी परिवार से ढूंढ कर बताया जा रहा है कि क्या है। इसके अलावा आप दूसरी घटना देखें, 370 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का जो एंडोर्समेंट मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बिग प्लस है। और उसके बाद इन तीनों राज्यों के अंदर जिस तरीके से सभी समाजों को, सभी जातियों को जगह देना, युवा नेतृत्व देना, नए चेहरों को, एक नई पीढ़ी को मौका देना, तो ये भी जनता देख रही है कि भाई हाँ, ये पार्टी और ये नेता जो हैं नीचे बदलाव भी करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी गाड़ी चल रही है उसी की चलती रहेगी। अब वक्त आ गया है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो ये नैरेटिव की बात है, परसेप्शन की बात है, जिसमें बीजेपी अभी फिलहाल बहुत ऊपर दिखाई दे रही है। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, जैसे अपोजिशन का एक बड़ा नैरेटिव देखें जो कि वो बार बार बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। अब अगर धीरज साहू की अपनी बड़ी धनराशि आई तो सोचिए ग्राउंड पे मैसेज क्या जाएगा। जो वोटर्स हैं उनको कितनी आसानी से बीजेपी ये समझाने में सफल रहेगी, और उसमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोटों के जखीरा को देखें, जब ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री में इतना बड़ा जखीरा कभी नहीं बरामद किया गया था, मशीनें आपकी ख़राब हो जा रही हैं नोट को काउंट करते करते, तो वहाँ पर वो जो आरोप था कि जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो फिर टिक नहीं पाएगा। ये ज़रूर है कि वो ये कहेंगे कि सिर्फ हमारे नेता को ही क्यों, तो वहाँ पर फिर बीजेपी बहुत आसानी से काउंटर कर लेती है क्योंकि आपके नेता ही इस काम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरज साहू के मामले ने उस आरोप की एकदम से हवा निकाल दिया है। दूसरी तरफ 370 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और अमित शाह को आप सुने दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा या कल राज्यसभा में जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब और ज़्यादा उत्साह के साथ उस नैरेटिव को लेके जाएगी कि धारा 370 हटा के हमने कितना अच्छा काम किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दिया। तो अभी अपोजिशन के हिसाब से देखें तो कांग्रेस कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी जितना उत्साहित थी, ऐसा लगा कि ग्रैंड अलायंस बना, अब ये माहौल बनाएंगे, उसे एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। संजीव जी, कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने है इस नैरेटिव को लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार पर आप हमलावर होते हैं तो आपको धीरज साहू पर जवाब देना होगा। आप जातियों की बात करते हैं तो बीजेपी के पास बताने के लिए है कि हमने 3 राज्यों में देखिए कैसे मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया है, कैसे हर वर्ग का ध्यान रखा है। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी बहुत आगे है 2024 की रेस में, और अगर आज की स्थिति मतदान और के समय तक कायम रही तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी।
अब कोई अप्रत्याशित बात बीच में हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए, लेकिन सरकार बनाना एक अलग बात है। और बाकी सारे मुद्दों पे मैं इतना सहमत नहीं होता आसानी से। भाई ठीक है, धीरज साहू के यहाँ खूब सैकड़ों करोड़ मिल रहे हैं, भ्रष्ट आदमी होगा या उसने जो भी उसका कारण है वो धीरज साहू बताएगा। जिस पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकती है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे कहां से आते हैं इसकी जानकारी जनता को होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो लोग किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं, इसके यहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं। आपने तो लिख के सुप्रीम कोर्ट को ही दे दिया ना कि आपको जनता को क्या मतलब इस बात से। अरे भाई तू डाल डाल में पात पात तो समझ में आती, मतलब आप जो करें वो सब ठीक है, बट बहरहाल धीरज साहू का केस अलग है, और भी पकड़े जाएंगे चुनाव से पहले कई लोग। लेकिन जो मोटी बात है जिसपे हम सब सहमत हैं, या कम से कम मैं भी आप लोगों के साथ सहमत हूं, कि मुझे कोई चुनौती नजर नहीं आ रही बीजेपी की सरकार बनने में 2024 में। चाहे ये मुख्यमंत्री बनते और ये उप मुख्यमंत्री बनते, या कोई और मुख्यमंत्री और कोई और उप मुख्यमंत्री बनते, ये सब अपने मन को बहलाने की बात है। भाई 2024 जैसे हर्षवर्धन जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, 2024 का चुनावी चेहरा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के आसपास कोई फटक नहीं रहा। और ये भी बात जो अभी शायद जफर भाई कह रहे थे या हर्षवर्धन कह रहे थे या पाराशर जी कह रहे थे कि ये जातीय जनगणना वंडना ये सब मुद्दे फुस हो गए। तो ये आप मुद्दे लेके आते हैं, उसको लेके भागते हैं, लेकिन वो एक ही चुनाव के नतीजों में हमें बानगी दिख जाती है कि ये चीज कितनी चल रही है कितनी नहीं चल रही है। तो अब दिख रहा है कि वो चीज नहीं चल रही है जैसे ही कांग्रेस और विपक्षी दल चाहते। अब उन्हें कोई नया एंगल सोचना पड़ेगा, और उनके पास एक ही शस्त्र है, अगर वो ढंग से चला पाए तो शायद कुछ उम्मीद बने। मैं उसके बाद भी मानूंगा कि बीजेपी जीत जाएगी, कि भाई कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप एक कैंडिडेट उतार सकते हो, सीधा मुकाबला कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कर सकते हो, वो एकमात्र चीज है जिस पर उनको फोकस करना चाहिए। नारे जुमले मुद्दे ढूंढना ये विपक्षियों के बस की बात नहीं है। एक जवाब आपको जफर साहब और हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं उस मुद्दे पर। जफर जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह से साहू जी को डिफेंड किया, ऐसे कांग्रेस के वर्कर्स भी डिफेंड करने लगे, तो जनता में मैसेज क्या जाएगा 2024 में, उसका फैसला जनता ही कर देगी, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का संजीव भाई ने जिक्र किया, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आई है। आपको इनकम टैक्स में बैंक के थ्रू सारी चीज़ें जो जानकारी है कि इनकम टैक्स में पैसे जो किस कॉरपोरेशन के थ्रू किसके थ्रू द्वारा ये बॉन्ड बाय किया गया है। पहले जो होता था कि कैश पैसा दे दिया, किसी जानकारी नहीं, अब वो कैश ना होके बिल्कुल सिस्टम से जा रहा है, अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, और अकाउंट से ही प्रॉमिसरी नोट आप खरीदते हैं और उसको फिर उसको इनकैश करते हैं जिस पार्टी के लिए आप करते हैं। तो इसमें कोई दुख की बात है। इलेक्शन कमीशन के पास भी रिकॉर्ड में है, कैश का क्या रिकॉर्ड कहीं रहता था, इलेक्शन कमीशन के पास भी रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास भी रिकॉर्ड में है। समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है। एक छोटी टिप्पणी बहुत छोटी। आई एम वेरी हैप्पी देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संयोग धीरज साहू और उसके यहाँ करोड़ों जो मिल रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी ने राज्यों में सत्ता का तंत्र जिस तरह से तोड़ा है, वो भी भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई है। जो लोग बरसों बरस सत्ता में एक ही रहते हैं, उनके आसपास का तंत्र, उससे जुड़ा करप्शन। और राजस्थान में कोई कहते नहीं कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस या भाजपा की, वसुंधरा जी की या गहलोत की, तंत्र वही काम करता है। तीनों राज्यों में तंत्र टूटा है, भ्रष्टाचार पर वो बड़ी कार्रवाई है जिसको कोई ध्यान नहीं देता है।